जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज गेट नंबर 5 पे जब शोएब शाहीन साहब वहां पे खड़े थे, अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब पीछे से आए। और आज फवाद चौधरी साहब जेल इसलिए भी गए कि 9 मई का केस चल रहा था और इसमें जाहिर है इनके खिलाफ भी पर्चा है। और ये उन 119 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ 9 मई के केसेस दर्ज हैं। तो जब इन्होंने शोएब शाहीन साहब को देखा तो बकौल शोएब शाहीन साहब के कि पीछे से आके इन्होंने इनके ऊपर वार कर दिया, जिसमें शोएब साहब नीचे गिर गए और उनके हाथ के ऊपर चोट भी लग गई। और जब इमरान खान साहब के नोटिस में ये सारा इशू आया था तो इमरान खान साहब का रद्द अमल क्या था, ये हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बहरान है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। 5 जजेस ने नए चीफ जस्टिस को मानने से इंकार कर दिया है। अब अगर चीफ जस्टिस को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलेगी कैसे, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और सलामती कौंसिल की एक इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर यह साबित किया गया है कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान के अंदर खौफनाक हमले हो रहे हैं और इन हमलों की वजह से पाकिस्तान की सूरत बहुत ख़राब हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये जो रिपोर्ट है किसने जमा करवाई, क्यों करवाई और इसका आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये गुफ्तगू, ये वीलॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। अब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अब हमारे कॉलम भी सुन सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, मैं ज़ाहिर है इस वक्त दोबारा सियाहत कर रहा हूं, उज़्बेकिस्तान के अंदर हूं और इतना शानदार मुल्क है और इसने जितनी तरक्की की है वो हैरान कुन है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, हमारा एक ग्रुप है जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। तो इस ग्रुप के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और ताशकंद शहर में इस वक्त हूँ। आप यकीन करें कि जो इस शहर की सफाई है, जो इसका सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, जो सोसाइटी ने इम्प्रूव किया है, वो हैरान कुन है। इंतहाई मुल्क है लेकिन इंतहा दर्जे का साफ सुथरा, खूबसूरत और एक एक सिस्टम ऐसा ज़बरदस्त है कि देख के दिल खुश हो जाता है। मैं पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उज़्बेकिस्तान आप कैसे आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर आपको डेफिनेटली आना चाहिए। हम सबसे पहले आज के बड़े इशू की तरफ आते हैं। शोएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील भी हैं, फिर पार्टी का अहम हिस्सा भी हैं, इसके साथ साथ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, नामवर वकील हैं। और उस वक्त इन्होंने पार्टी की अनान संभाली या पार्टी की मदद करनी शुरू की जब पार्टी के ज्यादातर लीडर गायब हो गए थे। तो बड़े करैक्टर का मुजाहरा किया था इन्होंने उस वक्त इन्होंने इमरान खान साहब का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया था। फिर ये सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात भी रहे हैं इस पार्टी के और अहम पोजीशंस के ऊपर रहे हैं और हर लेवल पे इमरान खान साहब और पार्टी को डिफेंड करते रहे। फिर इस्लामाबाद से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और तारक फजल चौधरी साहब के मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनका क्लेम है कि मैं जीता हुआ हूं, लेकिन फॉर्म 47 के तहत तारक फजल चौधरी साहब को जितवा दिया गया और मुझे हरा दिया गया। अब आजकल इनके ऊपर मीडिया पे आने पे पाबंदी है, ये किसी टेलीविजन चैनल पे नहीं आ सकते और उसकी वजह इनकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर थोड़ी सी बेहतियाती होती है जिसकी वजह से जाहिर है फिर इनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। इनका फवाद चौधरी साहब के साथ एक फड्डा है और फड्डा ये है कि फवाद चौधरी साहब ने 9 मई से रिलेटेड जो केसेस थे उसमें जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करनी शुरू की तो उसके बाद उन्होंने एक इंप्रेशन दिया कि इमरान खान साहब के साथ उनकी सुलह हो गई है और अब वो पार्टी में वापस आ रहे हैं, जिस पे ज़ाहिर पार्टी के बहुत सारे लोगों को बहुत एतराज़ था। उसमें शोएब शाहीन साहब को भी एतराज़ था। अब शोएब साहब के बकौल इन्होंने इमरान खान साहब से पूछा कि ये जो फवाद चौधरी साहब एक पार्टी का नैरेटिव दे रहे हैं क्या उसे कबूल करना चाहिए और क्या ये आपकी मर्जी से बोल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये भगोड़े हैं और मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और आप बाहर जाके बता दें कि ये पार्टी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं और ये किसी किस्म का नैरेटिव पार्टी का नहीं दे सकते। तो उसके बाद शोएब शाहीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके अंदर इन्होंने फवाद चौधरी साहब को भगोड़ा करार दे दिया और ये भी करार दिया कि इनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये पार्टी को डिफेंड ना किया करें, पार्टी हमारी है और उसका फवाद चौधरी साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिसमें ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब बड़े नाराज थे इन पे। आज गेट नंबर 5 पे जब शोएब शाहीन साहब वहां पे खड़े थे, अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब पीछे से आए और आज फवाद चौधरी साहब जेल इसलिए भी गए कि 9 मई का केस चल रहा था और इसमें ज़ाहिर है इनके खिलाफ भी पर्चा है और ये उन
19 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ 9 मई के केसेस दर्ज हैं। तो जब इन्होंने शुएब शाहीन साहब को देखा तो बकौल शुएब शाहीन साहब के पीछे से आके इन्होंने इनके ऊपर वार कर दिया, जिसमें शुएब साहब नीचे गिर गए और उनके हाथ के ऊपर चोट भी लग गई और साथ फवाद चौधरी साहब ने गालिम गलोच भी की। उसके बाद शुएब साहब ने उठ के भी गालिम गलोच उनके साथ की। फिर बकौल शुएब शाहीन साहब के, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है कि वो फिर जब उठे तो इस दौरान उनके गार्ड आ गए और साथ उनके दूसरे जो असिस्टेंट्स है वो भी आ गए और वो फवाद चौधरी साहब के साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और बकौल शुएब साहब के कि हमने अपना भरपूर बदला लिया। उसके बाद शुएब साहब अंदर चले गए और फिर फवाद चौधरी साहब भी अंदर चले गए। वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ दोनों की मुलाकात हुई। वहाँ पे शुएब साहब ने इमरान खान साहब को अपना हाथ दिखाया जिसके ऊपर चोट लगी हुई थी और साथ खान साहब को बताया कि ये फवाद चौधरी साहब ने मुझे गाली गलोच भी की है, मुझे धक्का भी दिया है और ये देख लें मेरे हाथ पे चोट लगी है। तो इमरान खान साहब ने उन चोट को देख के, शुएब साहब को देख के कहा ओहो, और साथ ही उनसे पूछा कि ये जो इंसानी हकूक का केस था वो कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कोई कमेंट नहीं किया कि कैसे झगड़ा हुआ, किस तरह झगड़ा हुआ, कोई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, आपको ज़्यादा कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बस ओ हो करके और ये पूछ के कि जनाब वो इंसानी हकूक केस का क्या बना है, इमरान खान साहब ने बात सुनी अनसुनी कर दी और इग्नोर कर दिया, जिस पे शेख साहब को बड़ा बुरा लगा। लेकिन बहरहाल पार्टी के अंदर हैं और उन्हें अब इन चीज़ों का इदराक हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी में इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका कोई कारकुन जो है वो चोट लग गई उसको, या ज़ख्मी हो गया, या लड़ाई हो गई, या उसके साथ कोई ज़्यादती हो गई। इमरान खान साहब इन चीज़ों से बालातर हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जो इन चीज़ों को बिल्कुल ही नोटिस नहीं लेते, ना उनको नोट करते हैं, ना ही उसके ऊपर कोई रिस्पांस करते हैं। पर फवाद चौधरी साहब एक साइड पे खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे, वो खामोश रहे और मुस्कुराते रहे शुएब साहब की तरफ देख के। बहरहाल उसके बाद जब ये दोनों बाहर निकले तो फवाद चौधरी साहब से भी मीडिया ने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा जी बस एवं ही है, बस जिस तरह फवाद साहब का एक स्टाइल है कि वो जी बस ऐसे इनके साथ लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब इमरान खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है और अब हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। तो उसके बाद रिपोर्टर से दोबारा पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने सुलह करवाई, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी इमरान खान साहब ने सुलह करवा दी, जो फवाद साहब का स्टाइल है। फिर शुएब साहब आए, शुएब साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कोई सुलह नहीं हुई और ये भगोड़े हैं और मैं इनके खिलाफ हूँ, और फिर उन्होंने पूरी तफसील से बताया कि क्या हुआ। साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने जी बड़ा भरपूर बदला लिया इनसे। तो शुएब साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, उनके बकौल उनको कि ना तो सुलह करवाई इमरान खान साहब ने, ना वो सुलह में इंटरेस्टेड हैं, और दोबारा उन्होंने कहा कि हमने बदला भी लिया है और फिर ये भगोड़े भी, और इनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी को उस वक्त छोड़ गए थे जब पार्टी को इनकी ज़रूरत थी। तो ये जो डिबेट है, ये जो इनकी गुफ्तगू है दोनों की, आप अब तक सोशल मीडिया पे देख ही चुके हैं। तो ये चीज़ साबित करती है कि पार्टी है ये बड़ी दिलचस्प। ये पार्टी या तो दूसरों से लड़ती है और जब दूसरों से लड़ के थक जाती है तो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देती है। तो जब ये दूसरों को गालियां देते हैं तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे भी फसाद तो होता है, लेकिन जब कोई दूसरा नहीं मिलता और उनको थक चुके होते हैं गालियां दे के, तो फिर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खास डीएनए है कि जनाब लड़ना ज़रूर है, और अगर बाहर से कोई बंदा नहीं मिलता तो पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के साथ लड़े। तो पार्टी इस मामले में बड़ी दिलचस्प है। लड़ाई के अलावा मेरा ख्याल है पार्टी को आता कुछ नहीं है, तो जहां मौका मिलता है ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब की जो लड़ाई है उसे साबित कर दिया कि पार्टी इस मामले में किसी किस्म की कोई रायत नहीं करते। और साथ साथ जो इमरान खान साहब का कमाल है वो ये है कि डिवाइड एंड रूल, के लोगों को आपस में तकसीम रखें, लोगों को आपस में लड़ाते रहें और उसके साथ साथ आप अपने इक़्तिदार को एंजॉय करते रहें। तो जो भी उनके पास जाता है इमरान खान साहब के पास, इमरान खान साहब उसके कान भर के किसी दूसरे के खिलाफ उनको भेज देते हैं और वो दूसरे के ऊपर फिर एटमी धमाका कर देता है, एटमी हमला कर देता है। फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है, और इस दौरान जब इमरान खान साहब को इत्तला मिलती है कि जनाब फलां लड़ पड़ा है और फलां ने फलां को कह दिया है कुछ, तो इमरान खान साहब इस बात पे बड़े खुश होते हैं। मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी इमरान खान साहब को मिलती है। अब पार्टी को और पार्टी के लोगों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि खान साहब एंजॉय करते हैं सूरत हाल को, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका बाजू टूट गया है, किसकी टांग टूट गई है, कौन जेल में चला गया है, किसको उल्टा लटका दिया गया, किसको फेंटा लगा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि देख लें मेरे जो चीते हैं वो दूसरों के गिरेबान भी पकड़ लेते हैं और फिर आपस में भी एक दूसरे का गिरेबान फाड़ देते हैं। तो खान साहब जो है वो नेगेटिव एनर्जी तलाश करते रहते हैं, ऐसी चीज़ों को वो बहुत इंजॉय करते हैं। इससे पहले फैसल चौधरी साहब ने
عمران ریاض ایک جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے اڈیالہ جیل کے، جب ان کو گالیاں دی تھی، خان صاحب کو جب پتہ چلا تو خان صاحب بڑے ہنسے تھے، بہت خوش ہوئے تھے، ان کو بڑی خوشی ملی کہ دیکھیں جی میرا جو بندہ ہے اس نے کتنی بے عزتی کی دوسرے شخص کی۔ تو اس چیزوں کو عمران خان صاحب انجوائے کرتے ہوتے ہیں، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بحران جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کل جسٹس ڈوگر صاحب کا جو قائم مقام چیف جسٹس بنے، ان کا حلف برداری کی تقریب تھی ایوان صدر میں، تمام ججز کو انوائٹ کیا گیا تو اس میں، لیکن جو 5 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان کو، وہ حلف برداری کی تقریب میں نہیں آئے تھے۔ ان میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، پھر جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں، پھر جسٹس سمن رفت امتیاز صاحب ہیں۔ یہ پانچوں جج حلف برداری کی اس تقریب میں نہیں آئے تھے۔ آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ بار کے کچھ لوگوں نے بھی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو تسلیم نہیں کیا، اور ان 5 ججز نے بھی ان کی ریٹ کو یا ان کی چیف جسٹس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنی رفٹ ہوگی تو آنے والے دنوں میں پھر یہ سسٹم کیسے چلایا جا سکے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ جو بحران سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے، اب اس سے ملتا جلتا بلکہ اس سے زیادہ سنگین بحران جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی آ گیا ہے۔ ججز کے گریبان کی طرف بڑھیں گے، ججز کے خلاف گفتگو کریں گے، ججز کے خلاف خط لکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو وکلا ہیں ان کی طرف سے بھی ظاہر ہے اس وقت بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے اور بہت زیادہ رفٹ ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ٹف ٹائم دیں گے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لڑائی اس وقت اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پہ ہو رہی ہے، جو لڑائی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، وہی لڑائی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ججز کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے کیس لینا شروع کر دیں، خلاف کیس لینا شروع کر دیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس دینا شروع کر دیں، جو بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے۔ 9 مئی کا کیس آج چل رہا تھا اور اس میں کچھ لوگوں کے بیانات بھی ہوئے، اور آج عدالت کے اندر بڑی گہما گہمی تھے، سارے جو ملزم ہیں وہاں پہ پہنچے۔ اب اگلی تاریخ 26 فروری ہے، اور 26 فروری کو بھی اس کی ہیرنگ ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو اسی طرح بڑھایا جائے گا اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا، اور اس دوران کوئی ایک خوبصورت سا ٹرن آئے گا اور عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اسے ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہاں سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، ایک نئے سرے سے رونق سی لگ جائے گی، اور پھر دوبارہ ایک ڈیبیٹ کریٹ ہو جائے گی۔ سلامتی کونسل جو UN کی ہے اس کے اندر ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور یہ رپورٹ طالبان اور TTP کا جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ طالبان جو ہے، طالبان گورنمنٹ ہے، وہ TTP کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس سپورٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر خودکش حملوں میں اضافہ ہو گیا، پاکستان کے اندر دہشت گردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے پاکستان کی اکانومی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے، پاکستان کی سوسائٹی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ 600 سے لے کے 650 حملے ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، اور ان حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور TTP جو ہے وہ اس نے افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جہاں پہ یونیفارم نظر آتا ہے پاکستان میں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے طالبان گورنمنٹ ہے، اور طالبان TTP کو فل سپورٹ دے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ داعش اور کچھ دوسری آرگنائزیشن جو اس وقت افغانستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان سب کو طالبان گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے۔ ساتھ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نور ولی مسعود جو ہیں ان کو، جو TTP کے ایک اہم رکن ہیں، اور وہ انہوں بلکہ دہشت گردی کے کئی گروپس بھی چلا رہے ہیں، کئی کیمپس بھی چلا رہے ہیں، ان کی فیملی کو ہر مہینے طالبان کی طرف سے $43 ملتے ہیں، $43,000 جو ہیں ان کو ملتے ہیں، اور اس رقم سے، اس پیسے سے وہ کنڑ کے اندر، ننگرہار کے اندر، خوست کے اندر اور پکتیا کے اندر وہ باقاعدہ دہشت گردی کے بہت سارے مرکز چلا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ٹوٹل جو دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں وہ 6,500 کے قریب حملے ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ طالبان گورنمنٹ ہے، افغان گورنمنٹ ہے، کیونکہ اگر افغان گورنمنٹ TTP کو کنٹرول کر لے تو پاکستان کے اندر پھر اس قسم کے حملے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ رپورٹ بڑی خوفناک ہے، بلکہ ہولناک ہے، اور اس رپورٹ کو 35ویں رپورٹ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں نے مل کے بنائی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس رپورٹ سے پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور عالمی برادری کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے افغان گورنمنٹ ہے، اور اگر یہ افغان گورنمنٹ کے خلاف اس ٹائپ کی رپورٹس بنتی رہی تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ وقت دور نہیں جب افغان
अफगानिस्तान के ऊपर एक और हमला हो जाएगा। और अगर ये हमला नहीं भी होता तो नई पाबंदियां लगेंगी अफगानिस्तान के ऊपर, और फिर दो चार मुल्क मिल के अफगान गवर्नमेंट जो है उसको उसकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, या उसको दीवार के साथ लगा के उसे पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तान के अंदर या दूसरी दुनिया के जो मुल्क हैं उनके अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को बाहर से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि अफगान गवर्नमेंट अब थोड़ी सी बैकफुट पे है। उसे अंदाजा है कि अगर हमने इन मामलात को कंट्रोल ना किया, हमने अगर टीटीपी की जो लगाम है उसको कंट्रोल ना किया, उसे ना खींचा, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को हम लूज करेंगे। उसके साथ साथ जो आलमी बरादरी है उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, जिसका ज़ाहिर है अफगानिस्तान को और तालिबान गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है, और इस कुछ ना कुछ जो होने वाला है इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान इतना सफ़र करे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक इस्लामी पावर है, और एक इस्लामिक एटॉमिक पावर का होना और उसके ऊपर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होना, उसका ज़ाहिर पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। तो तालिबान को अब मेरा ख्याल है यूएन की इस रिपोर्ट को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। अगर वो इस रिपोर्ट को सीरियस नहीं लेते तो आने वाले दिनों में तालिबान के लिए और अफगान गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।